नमस्कार, मैं आपका होस्ट एंड दोस्त सिकंदर दहिया और आप देख रहे हैं उजाला आज तक। दोस्तों, उजाला आज तक की टीम आज पहुंची है रोहतक में और आज हमारे साथ रोहतक में मौजूद हैं राजेश रुहिल हमारे साथ मौजूद हैं और जो प्रेसिडेंट है डिप्लोमा इंजीनियर्स एसोसिएशन हमारे पीछे आप देख सकते हैं। आइए उनसे बातचीत करते हैं। राजेश जी, स्वागत है आपका उजाला आज तक पर। आपका बहुत बहुत स्वागत है जी, सबसे पहला सवाल राजेश जी हम आपसे जानना चाहेंगे, पहले तो हमारे जो जितने भी स्पेक्टेटर हैं, दर्शक हैं, उनको जो आप डिप्लोमा इंजीनियर्स एसोसिएशन इसके बारे में थोड़ा समझाइए। सिकंदर जी, ये डिप्लोमा इंजीनियर एसोसिएशन जो है ये 1912 में ज्वाइंट पंजाब जी अंग्रेज़ों के टाइम में हरियाणा ज्वाइंट पंजाब में अंग्रेज़ों के टाइम में ही रिकॉग्नाइज्ड ये संगठन है हमारा जी। इसमें जितने भी विभागों में इंजीनियरिंग विंग से जुड़े हुए हमारे साथी हैं जी, जूनियर इंजीनियर हैं, उससे प्रमोटी SDO हैं, एक्शन है या वो उच्च लेवल तक के जो अधिकारी हैं वो इसके आजीवन मेंबर हैं जी। और 1912 से लेकर आज तक इसका बड़ा स्वर्णिम इतिहास रहा है अपने अधिकारों के लिए लड़ने के लिए और अपने हरियाणा स्टेट को विकास की गति पर लाने के लिए। और मैं ये कहूँगा हमारा जो संगठन है और हमारे जो साथी इंजीनियर साथी हैं वो एक तरह के मैं उनको कहूँगा कि वो विकास की धुरी हैं वो जो दिन रात 24 घंटे लग के विभिन्न विभागों में जो कार्य हमारे साथी हैं, जो इरिगेशन के साथी हैं, वो 24 घंटे जैसे नहरों में पानी की सप्लाई देते हैं, 24 घंटे ड्यूटी करते हैं, इंश्योर करते हैं पानी की सप्लाई। और हमारे दूसरे साथी जैसे पब्लिक हेल्थ के हैं वो स्वच्छ पेयजल सप्लाई में आम जनता के लिए 24 घंटे लगे हुए हैं। और जैसे PWD बीडार के हमारी विंग के साथी हैं वो सुगम यातायात व्यवस्था के लिए रोड और बिल्डिंग्स का जो निर्माण कार्य में राष्ट्र निर्माण के कार्य से जुड़े हुए हैं। इसी तरह हरियाणा में फिलहाल 18 विभागों में कार्यरत हमारे साथी हैं जिनमें PWD बीडार है, इरिगेशन है, पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है, मार्केटिंग बोर्ड हरियाणा है, हुडा डिपार्टमेंट है, उसके अलावा टर्म कंट्री प्लानिंग हो गया, फिशरीज हो गया, यूनिवर्सिटीज़, अर्बन लोकल बॉडीज, इस तरह मिला के 18 विभागों में हमारे सभी साथी इंजीनियरिंग के 24 घंटे 7 दिन बड़ी मेहनत से लगन से लग के हम अपने हरियाणा को विकास के मामले में नंबर 1 बनाने में दिन रात हम लगे हुए। नंबर 1 बनाने में दिन रात आप लगे हुए हो और बड़ी अच्छी बात है राजेश जी, जिस तरीके से आपका एसोसिएशन काम कर रहा है हरियाणा के अंदर और आपके जो जितने भी आप लोगों ने बताया कि मेहनत जिस तरीके से सारे लोग मिलकर कर रहे हैं। लेकिन सर आपके इसके शाखाओं की बात करें, आपकी शाखाएँ कहाँ पर हैं, इस बारे में चर्चा। सिकंदर जी, हरियाणा में डिप्लोमा इंजीनियर्स एसोसिएशन हरियाणा एक अपेक्स बॉडी है, एक अम्ब्रेला इंस्टीट्यूशन है जिसके झंडे के नीचे सभी विभागों में कार्यरत इंजीनियर्स इकट्ठे हैं। और इसके बाद डिप्लोमा इंजीनियर एसोसिएशन हरियाणा जो है ऑल इंडिया लेवल पे अखिल भारतीय सतर पर ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ डिप्लोमा इंजीनियर्स से रिलेटेड है, जो पूरे भारतवर्ष के लगभग 5 लाख इंजीनियर साथियों का एकमात्र संगठन है जिसका मुख्यालय दिल्ली में अशोक नगर मेट्रो स्टेशन के पास स्थित है, लगभग 2.5 एकड़ में। और उसके ऊपर हमारा सार्क फेडरेशन ऑफ डिप्लोमा इंजीनियर्स है जिसमें हमारे सार्क के सभी देश शामिल हैं और उसका मुख्यालय ढाका में, बांग्लादेश की राजधानी ढाका में 10 मंजिला भवन में स्थित है और जिसके लिए वहाँ के प्राइम मिनिस्टर ने फ्री ऑफ कॉस्ट ज़मीन देकर हमें बिल्डिंग बनाने के लिए हमें डोनेट की थी। तो हमारा पूरा संगठन जो है ना, पूरा उसकी एक एक कड़ी ऊपर से नीचे तक बिल्कुल पूरा अपना हर एक का अलग अपना एडमिनिस्ट्रेटिव प्रशासनिक भवन है। जैसे हमारा ये रोहतक में ये लगभग 1000 गज में 2.5 मंजिला भवन भी हमारा यहाँ पे है। हमारे बुजुर्गों ने उस समय में सरकार से बिना कोई सहायता लिए खुद चंदा इकट्ठा करके हमने और ये भवन हमारे बुजुर्गों ने बनाया। और मेरे सीनियर साथियों ने मुझे बताया था कि हमारे उस टाइम के प्रधान थे यहाँ रोहतक के भूप सिंह, अब उन्होंने अपने हाथों से इसमें कस्सी चला के नीम की खुदाई और श्रमदान जिसको कहेंगे वो उन्होंने दिया। और उस ज़माने में जब हमारे जूनियर इंजीनियर साथियों की पे सैलरी मतलब मंथली लगभग 2200 थी, तो उस टाइम पर हमारे साथियों ने 10-10, 11-11 हज़ार रुपये मान के चलो कि 5-5, 6-6 महीने की अपनी सैलरी डोनेट की। और ये यहाँ रोहतक में सुप्रा चौक पे मेन रोड के ऊपर बिल्कुल
एक अच्छी जगह पे इतनी बढ़िया जगह उन्होंने खरीद गए और ये बिल्डिंग जो है ना खड़ी की, ये हमारे जो है ना स्वाभिमान और हमारे अस्तित्व का प्रतीक है। आपके स्वाभिमान और अस्तित्व का प्रतीक है ये बिल्डिंग यहाँ पर है। सर, एक सामाजिक तौर पर अगर आप एसोसिएशन की बात करें, किस तरीके से काम कर रहा है समाज की बात कर रहे हैं? वैसे जो एसोसिएशन है, जैसे कि इसके नाम से ही है कि डिप्लोमा इंजीनियर एसोसिएशन है जी, तो इसका मेन मोटो तो हमारा जो है, हमारे विभिन्न विभागों में कार्यरत जो हमारे साथी हैं जी, जो उनकी कोई जो परेशानियां हों, उनसे रिलेटेड जो डेली रूटीन में कोई दिक्कत है जी, तो उनको टैकल करने के लिए, जैसे हमारा ये इसमें डिप्लोमा भवन में ये हमारा ऑफिस है, ये 7 दिन खुला रहता है। यहाँ इसमें हमने स्टाफ की व्यवस्था की हुई है। तो जैसे किसी भी साथी को नहीं, ये तो इंजीनियर्स की बात हुई, वो आपकी समस्या अलग से। मैं उसी बात पे आ रहा हूँ इसके जी, अंदर जी, तो वो उसमें किसी भी हमारे साथी को कोई शिकायत है, दिक्कत है, तो वो यहाँ फ़ोन पर जैसे नोट करवाते हैं जी, और हम उसको आगे विभिन्न विभागों में, जैसे किसी विभाग के चीफ इंजीनियर, इंजीनियरिंग चीफ या चीफ सेक्रेटरी, सरकार के साथ उसका हम जो है ना पत्रव्यवहार करते हैं, उनके संज्ञान में लाते हैं। जी, रही सामाजिक कार्यों की बात, जी, यहाँ हमारा संगठन जो है हर साल जी, इंजीनियर्स डे के उपलक्ष्य में 15 सितंबर को हर साल इंजीनियर्स डे के रूप में हम मनाते हैं। जी, और माननीय जो महान इंजीनियर मोक्ष गुंडम विश्वेश्वरैया जी, जो भारत रत्न अवार्डी भी हैं, जी, जो हमारे आदर्श हैं, ऊपर ये हमने लगा रखा है इनका फोटो भी। जी, और ये जो महान इंजीनियर थे, जी, मैसूर राज्य में ये उस समय पैदा हुए, लगभग 100 वर्ष तक मतलब इन्होंने ये इस धरती पर अपनी सेवाएं दी। ये एक डिप्लोमा इंजीनियर ही थे और मैसूर राज्य में ये जो है दीवान के रूप में, जो आज के टाइम उसको प्रधानमंत्री की संज्ञा दी जाती है, उसमें भी उन्होंने काम किया। और वहाँ तमिलनाडु में कृष्णा सागर जो डैम बनाया, वो इन्हीं की सारी रचना और इनकी ड्राइंग थी, जी, वो काम किया। तो कहने का मतलब ये है कि हाँ, हर साल हम 15 सितंबर को जो इंजीनियर्स डे मनाते हैं, उस समय हरियाणा के सभी जिला मुख्यालयों पर, क्योंकि हमारी जो विंग्स हैं जिला स्तर पर, जिला प्रधान है हमारे, तो वो उनके नेतृत्व में हम वहाँ ब्लड डोनेशन कैंप लगाते हैं और भी सामाजिक कार्यों में हम बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। जैसे पिछले दिनों हमारा रिकॉर्ड है, लातूर में भूकंप आया, उस टाइम पर भी हमने एक हैंडसम अमाउंट सरकार को डोनेट किया था। जी, कच्छ गुजरात में जब भूकंप आया, उस टाइम पर भी एसोसिएशन ने बढ़ चढ़ कर आर्थिक सहायता दी थी। जी, और अब जो हरियाणा में या मैं कहूँ पूरे विश्व स्तर पर जो त्रासदी है, तो कोरोना चल रहा है। कोरोना की जो त्रासदी आई, जी, माननीय मुख्यमंत्री ने सभी विभागों से, सरकारी कर्मचारियों से ये अपील की थी कि वो अपना उसमें कुछ योगदान करें। जी, तो हमने इसमें अपनी जिम्मेवारी को समझते हुए, जी, हमारे जितने भी हमारे इसके साथी हैं, मेंबर हैं, जी, और मेरे एक मैसेज के ऊपर जी, हमारे सभी मेंबर ने, जी, मैंने एक बार अपना 10% जो है ना अपनी पे का कटवा के व्हाट्सएप ग्रुप है जैसे सारे हरियाणा के हमारे अलग अलग, उनमें डाला था कि भी सभी साथी उसमें अपनी कंसेंट दे दो। तो कुल मिलाकर मोटी मतलब उसको हम करें लगभग 3.5 करोड़ रुपया हमने एक इशारे पे, सीएम साहब के एक इशारे पर हमने बढ़ चढ़ गए हरियाणा सरकार के स्पोर्ट्स में जमा करने का, इसे जमा कराने का काम किया। देखिए कितनी अच्छी बात है, लगभग 3.5 करोड़ रुपया जो कोरोना राहत पैकेज है उसमें दान किया इस एसोसिएशन। उसके साथ साथ मैंने यहाँ से पत्र लिखा था माननीय मुख्यमंत्री जी को कि हमारा ये मुख्यालय है जिसमें हम बैठे, आप ये इंटरव्यू ले रहे हैं, जी, 1000 गज में हमारी ये जो बिल्डिंग है, जी, 2.5 मंजिल की, जी, तो यहाँ डीसी रोहतक को भी और माननीय मुख्यमंत्री जी को मैंने पत्र लिखा था, माननीय दुष्यंत जी को कॉपी करी उसकी। और आज के दिन जो हमारे एसोसिएशन के मुख्य संरक्षक हैं माननीय कृषि मंत्री जेपी दलाल जी, वो डिप्लोमा इंजीनियर रहे हैं पहले, जी, तो आज के दिन वो इसके मुख्य संरक्षक रहे हैं। उनको मैंने पत्र लिखा था कि सरकार को किसी भी स्तर पर चाहिए तो हमारा ये नीचे 2 मंजिल का हॉल है, जी, आपको क्वारंटाइन सेंटर बनाना हो, जी, अस्थायी अस्पताल बनाना हो, हम फ्री ऑफ कॉस्ट इसको देने के लिए हम इसमें तैयार हैं। देखिए कितनी अच्छी बात है, सरकार को बकायदा बोला गया की तरफ से, एसोसिएशन की तरफ से, आप फ्री ऑफ कॉस्ट आइए, हमारे यहाँ पर अस्पताल या क्वारंटीन सेंटर बनाना है तो आप यहाँ पर बना सकते हैं। तो एसोसिएशन लगातार काम कर रहा है सर, आपका बड़ी अच्छी बात है कि बहुत कम लोग होते हैं जो समाज के बारे में सोचते हैं। आप में ये सोच कहाँ से पैदा हुई कि हमें इस तरीके से काम करना चाहिए? शिवेंद्र जी देखिए, हर आदमी का कोई मोटो होता है ज़िंदगी का। जी, मेरा शुरू से ये सामाजिक कार्यों में शुरू से रुचि थी। यहाँ इंजीनियरिंग में आने से पहले
ऊपर वाले की कृपा से जैसे कि मैं यहाँ पर BNR में एज ए जूनियर इंजीनियर मैंने ज्वाइन किया जी, और एक छोटे कार्यकर्ता के रूप में नीचे से मैंने काम करना शुरू किया जी, हमारी पिछली कार्यकारिणी में BNR का मैं महासचिव के पद पर कार्यरत था जी, और पिछले 2018 में इस कार्यकाल में मुझे सर्वसम्मति से जी, पूरे हरियाणा में सभी विभागों ने मिलकर इस एसोसिएशन के सर्वोच्च पद पर मुझे नियुक्त किया। तो पूरे हरियाणा का प्रधान होने के नाते और मेरी विशेष ज़्यादा जिम्मेवारी बढ़ जाती है। और वैसे भी हर एक आदमी का उद्देश्य जो है कुछ न कुछ होता है, किसी का ज़िंदगी में उद्देश्य किसी तरफ है, किसी का किसी तरफ है जी, लेकिन हमारी एसोसिएशन का भी शुरू से रहा, मेरा भी विशेष रूप से जी, कभी जब हम यहाँ इस दुनिया में आए हैं जी, तो सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए। जी, देखो इस संसार के अंदर कितने ऐसे आदमी होंगे जो हमारे से ज़्यादा क्वालिफाइड रहे होंगे, जी, लेकिन वो बेचारे हमारे से नीचे रह गए, जी, किन्हीं कारणों की वजह से जी। उनको रास्ता नहीं मिल पाया। कुछ ऐसे भी होंगे जो हमारे से काफ़ी नीचे भी थे, वो ऊपर भी चले गए। जी, तो हम जिस स्थिति में यहाँ पर हैं, जी, हमारा यह दायित्व बनता है जी, एक इंसान होने के नाते, जी। अगर इंसानियत की हम धर्म की बात करें तो हमारा ये दायित्व बनता है कि हम जिस स्टेज पे हैं, जी, हमारे से जो बन पड़े वो हम सामाजिक कार्यों में अपने से जो गरीब हैं, जो ज़रूरतमंद हैं लोग, उनकी मदद भी करें। जी, और जो भी हम राष्ट्र के विकास में, तो हम इंजीनियर्स का हमारा मेन जो है स्लोगन ही है जी, अभियंता राष्ट्र नियंता, जी, कि अभियंता जो है इंजीनियर हैं वो राष्ट्र के निर्माता हैं। जी, तो उसमें तो हम लगे ही रहे हैं। उसके साथ साथ जब हमें हैंडसम एक सैलरी मिल रही है, जी। 2 पैसे की आमदनी है, तो उसमें से कुछ हम बचा के जी। समाज के लिए कुछ हम कर पाएँ, जी। तो ये बड़े भाग्य की बात है। ये बड़े भाग्य की बात है कि कुछ समाज के लिए कुछ कर पाए और आपको भी सीख लेने की ज़रूरत है राजेश जी से। राजेश जी, अभी जिस तरीके से हम आपसे चर्चाएं हुई कि एक जो पेंशन स्कीम की जो योजना है, पेंशन के बारे में आपसे चर्चाएं हो रही थी, थोड़ा सा समझाइए इसके लिए किस तरीके से आप काम कर रहे हैं। सिकंदर जी, दुनिया के विभिन्न देशों में जी, जो कर्मचारी जो कार्यरत हैं विभिन्न विभागों में, जी, उनके लिए उनके रिटायरमेंट के बाद, जी, ताकि वो सम्मानजनक ढंग से अपना जीवन यापन कर सकें, जी, उसके लिए एक फिक्स अमाउंट की व्यवस्था की जाती है जिसको हम पेंशन कहते हैं। जी, नॉर्वे जैसे देश हैं यूरोप के, और भी कई ऐसे देश हैं जिनमें हमारी जो लास्ट पे सैलरी है जी, उसका 80 से 90% तक जी, पेंशन मिलती है। जी, हमारे इस देश भारतवर्ष में हम्म, मोटे तौर से मैं बताऊं, रिटायरमेंट के बाद लास्ट की जो सैलरी थी उसका लगभग 50% हमें पेंशन मिलती थी। जी, जिस भी कर्मचारी की जो लास्ट की सैलरी है उसका मोटे तौर पे मान के चलो जो फार्मूला है उससे 50% उसकी पेंशन हो जाती थी, जी। ताकि उसके बाद, क्योंकि उसने जवानी में तो अपनी सारी जवानी जब वो एनर्जेटिक था देश के लिए, उसने अपना समय दे दिया, अपनी जवानी दे दी, जी। और लास्ट में जब वो वृद्ध है तो उसके बुढ़ापे का सारा, उसकी बुढ़ापे की लाठी जो है जी। वो ये पेंशन ही थी। जी, लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात, जब आर्थिक सुधारों की बात इस देश में चली जी, तो ये प्रोपेगेंडा फैलाया गया जी, नौकरशाहों में, जो उच्च लेवल पे जो राजनीतिक लोग थे, जी, कि ये मोटी पेंशन जो है ना कर्मचारियों को दी जा रही है, जी। अगर इस पेंशन को बंद कर दिया जाए तो देश आर्थिक प्रगति कर सकता है। जी, जी, बल्कि है इसका उल्टा, जी, आप उसको पेंशन नहीं दे रहे हो हम्म, तो लोगों को पेंशन नहीं मिलेगी, जी, उनको अपने जीवन यापन के लिए दिक्कत होगी, जी, वो क्या नाम है, उनको मेडिकल सुविधाएं वगैरह उनको नहीं होंगी, और ज़्यादा परेशानी फैलेगी, वो देश में अवस्था फैलती है इससे। जी, तो उस टाइम पे इस बात को ध्यान रखते हुए जब माननीय अपने प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, उन्होंने एक पेंशन के लिए, नई पेंशन का एक बिल वो लेकर आए, PFRDA बिल जिसको कहते हैं। उसमें क्या किया, पुरानी पेंशन को ख़त्म कर दिया गया। जी, वो उस टाइम पर बिल लेके आए, और उसके बाद कांग्रेस की जब सरकार आई, माननीय प्रधानमंत्री जी जो हमारे मनमोहन सिंह जी जो बने, जी, उन्होंने इसको लागू कर दिया, इस बिल को, जिसमें पुरानी पेंशन व्यवस्था को खत्म कर दिया गया 2004 में जी, केंद्र सरकार में। जी, और हरियाणा में 2006 में जी, उसी बिल को बढ़ोतरी होगा यूँ हरियाणा में भी कर दिया गया। जी। उसके तहत क्या किया गया कि पुरानी पेंशन को बिल्कुल बंद कर दिया गया, जी, और जो भी कर्मचारी या अधिकारी हरियाणा में या पूरे देश में जो सर्विस दे रहा है, उसकी जो मंथली जो पे है जी, उसका 10% उससे दे दिया गया, जी, और 10% ही सरकार मिलाकर उसको जमा करा देती है, जी, और उस पैसे को इकट्ठा करके जी, शेयर बाजार में लगाया जा रहा है। जी। देखो दुर्भाग्य की बात, बिल्कुल। पैसा कर्मचारी का
जी। कर्मचारी की कोई कंसेंट उसमें नहीं लेते, जी। उसकी कोई सहमति नहीं लेते, कहीं उससे कोई लिखवा कर नहीं लेते, अपनी मन मर्जी से शेयर बाजार में लगाया जा रहा है, डूबती कंपनियों में लगाया जा रहा है। जी। इसके जो फंड मैनेजर जो नियुक्त किए गए हैं सरकार द्वारा, जी। इस बात की पूरी संभावना है कि वो डूबती हुई कंपनियों में अपने फायदे के लिए जी। उस पैसे को लगा देंगे, जी। जिससे बड़ी दिक्कत होगी आने वाले टाइम में हमारे कर्मचारियों को। जी। उसमें क्या है, 20% वहाँ जमा हो गया, शेयर बाजार में आपने उसको लगा दिया, और मान लो शेयर बाजार में आज उसकी कीमत किसी की 10 लाख रुपए है, जी। कल को जैसे कोरोना संकट के टाइम पे शेयर बाजार बिल्कुल डाउन आ गया, सेंसेक्स, जी। मान लो हमारा कोई साथी जिसमें रिटायर हो, उस दिन वो शेयर बाजार धड़ाम से गिर गया जी। और उसका पैसा सारी उम्र का जुड़ के मान लो 20 लाख रुपए हुआ, और वो आगे दे गए तो उसके तो सारी उम्र की कमाई के 10 लाख, 20 लाख के 10 लाख बन गए। जी। तो इसमें पेंशन की कोई एक फिक्स नई पेंशन व्यवस्था जो है, इसका मुख्य जो दोष है, इसमें कोई फिक्स अमाउंट की गारंटी नहीं। जी। जी। इसमें बाजार से आधारित पेंशन कहूँगा मैं इसको। जी। सरकार तो इसको अंशदायी पेंशन योजना कहती है, जी। पेंशन स्कीम जो है, लेकिन ये बाजार आधारित है। जी। अगर बाजार आपका डूब गया तो आपका पैसा भी डूब गया। अब हम डेली इस पर चेक करते हैं, कई बार जी। कोरोना संकट से पहले एक मेरे साथी बता रहे थे कि मेरे 16 लाख रुपए हो गए जिनके। जी। जब सेंसेक्स डाउन हुआ 2 दिन में ही उसके 16 लाख से 12 लाख आ गए, 4 लाख रुपए उसका घाटा हो गया। जी। जी। जब शेयर बाजार डूबता तो वो इसको डूब गया। जी। सरकार को चाहिए कि जो आपका कर्मचारी है, जो आपके राष्ट्र के विकास में मुख्य धुरी की भूमिका निभाता है, जो इस देश को चला रहा है, सरकारी कर्मचारी, जी। तो उसकी कम से कम उसके बुढ़ापे का सहारा जो उसको ना छीने, जी। उसको दोबारा इस पुरानी नई पेंशन व्यवस्था को खत्म करके पुरानी व्यवस्था को लागू करे। जी। उसमें एक इस बारे में एक बात और कहना चाहूँगा। जी। सरकार उसके मंत्री एमएलए जी। बार बार कहते रहे कि प्राइवेट कंपनियां बढ़िया हैं, जी। बढ़िया काम दे रही हैं, आउटपुट दे रही हैं। जी। अब आपने देखा होगा, ये वर्तमान की बात मैं करूँ, कोरोना संकट की, जी। हमारे आप चारों तरफ नजर दौड़ा कर देख लो, कितने अस्पताल हैं जो प्राइवेट काम कर रहे हैं। जी। सभी प्राइवेट डॉक्टरों ने अस्पतालों में दुकानें बंद करके वेंटिलेटर के मारे कि कहीं कोरोना संक्रमित ना हो जाए। जी। और हमारे सरकारी कर्मचारी, चाहे वह नर्सें हैं, जी। चाहे वह डॉक्टर्स हैं, या ऊपर लेवल के हैं, या चाहे इंजीनियरिंग के हमारे साथी हैं, जी। वो सभी उसी दिन से लगे हुए हैं। अब अगर इस देश को कोई चला रहे, सरकार की आंखों से पट्टी हट जानी चाहिए। जी। अब इस संकट के टाइम में अपनी उपयोगिता और अपने आप को साबित किया सरकारी कर्मचारियों ने। जी। प्राइवेट सेक्टर की एक भी कंपनी जी। कहीं भी इसमें जो है ना पूरे मामले में कहीं इन्वॉल्व नहीं। जी। 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 तो ये जो ना बड़ी त्रासदी है। जी। मैं सरकार को कहना चाहूँगा कि वो इस पुरानी पेंशन व्यवस्था को पुनः लागू करे। जी। एक और बात इसके, अब सरकार कह रही है हमें कर्जा लेना पड़ेगा। जी। हमारा जो पेंशन व्यवस्था का जितना पैसा, अंशदायी पेंशन योजना के तहत जितना पैसा आपने जमा करके और उनमें लगाया हुआ है, जी। मैं सरकार से आग्रह करूँगा उस सारे पैसे को जी। वहाँ से विड्रॉ कर ले जी। और उस पैसे को अपने खाते में डाल ले। जी। आपको लाखों करोड़ों रुपया ऐसे ही मिल जाएगा। जी। हम तो आज नहीं मांग रहे, जी। धीरे धीरे जो साथी रिटायर होंगे उनको देना है जी। आपको लाखों करोड़ रुपया जी। ऐसे ही मिल जाएगा। उस पैसे को वापस अपने बजट में लेके और विकास योजना में लागू करें। इससे सरकार को भी घाटा है, जी। कर्मचारी को तो घाटा है ही, जी। सरकार को भी इसमें घाटा है। जी। तो जैसे लोकतंत्र की जो व्याख्या है, जी। लोकतंत्र का जो मूल सिद्धांत है, जी। जनता का शासन जनता के द्वारा और जनता की भलाई के लिए। जी। लेकिन इसमें जनता की भलाई और जनता के द्वारा कैसे हुआ? लोकतंत्र की मूल भावना के विपरीत है कि आपने उसके पैसे को काट लिया जी। और उस पैसे को आपने शेयर बाजार आधारित जोखिम के कामों में लगा दिया। जी। और आपने एक निश्चित पेंशन व्यवस्था की गारंटी नहीं दी। जी। अगर मान लो आपने इसमें भी करना था, कम से कम जो पुरानी व्यवस्था के अंदर जो लगभग 50% हमारी पेंशन होती थी कर्मचारियों की, 50% की आप गारंटी दो। जी। और इसके बारे में एक दूसरी बात और मैं कहना चाहूँगा, हमारे जो मंत्री हैं, राजनीतिक हैं, जनता उसके अंदर अपनी छवि देखती है कि ये हमारे आदर्श हैं। जी। और वो कहते हैं कि अच्छी है। जी। अगर ये पेंशन व्यवस्था अच्छी है जी। तो वे क्यों नहीं नई पेंशन के तहत पेंशन लेते हैं? जी। वो पुरानी पेंशन व्यवस्था के तहत पेंशन ले रहे हैं। जी। वो 1 मिनट लगाते हैं। वैसे भी मेरी पार्टियों के अलग अलग राजनीतिक लोग हैं, जी। उनकी विचारधाराएं अलग हैं, जी। लेकिन संसद में या विधानसभा में जी। सारे सारे इकट्ठे होकर ताली बजा के 1 सेकंड में बिल पास कर देंगे, अपने वेतन और भत्ते फटाक से बढ़ा लेते हैं। जी। जी। और कर्मचारियों को
उनकी तरफ को वो देखते नहीं। अब उनकी समझ में मेरे ख्याल से आ जाना चाहिए। बार बार अब तो बहुत से मंत्रियों ने कहा भी है, माननीय मंत्री जैसे हमारे नीलवीर जी हैं, उन्होंने बुरी बुरी प्रशंसा करी है बार बार। पहले कर्मचारियों में ये थोड़ी सी भावना थी कि वो ज़्यादा सख्त हैं, लेकिन अब की बार उन्होंने बार बार कहा कि सरकारी कर्मचारियों ने बड़ी सेवाएँ दी हैं और मतलब पूरा डिवोशन से उन्होंने काम कराया है। इस कोरोना के संकट के टाइम में जब आदमी मतलब संक्रमित होने के डर से कहीं घर से बाहर निकल रहे, तो सरकारी कर्मचारी दिन रात हमारे लगे हुए सारी दिन रात जो आपकी सरकार में, ताकि उनको पता है, वो चाहते हैं, उनको पता है कि तुम्हारे कंधों के ऊपर है सरकार के विकास की धरी और सारा डेवलपमेंट। जैसे हमारी इंजीनियरिंग की बात करूं तो ये तो है ही, मतलब डेवलपमेंट का जो पहिया पूरा जो है हमारे हरियाणा का, इन्हीं के कंधों के ऊपर है। विकास के जितने कार्य हैं, रोड बनाने हैं, नहरें बनानी है, पब्लिक हेल्थ के काम करने हैं, यूनिवर्सिटियाँ खड़ी करनी है, सरकारी बिल्डिंग बनानी है, तो सारा का सारा इंजीनियरिंग ही करती है। इंजीनियरिंग। हाँ, तो ये सच्चे अर्थों में राष्ट्र निर्माता है हमारी इंजीनियर। वैसे तो सरकार को इनकी तरफ देखना चाहिए, सरकार को इनकी तरफ देखना चाहिए। राजेश जी का कहना है कि जो पुरानी पेंशन स्कीम थी उसको लागू करना चाहिए, क्योंकि इस समय आप देख सकते हैं कि कोरोना का समय चल रहा है पूरे देश के अंदर, और ऐसे में जो ये सरकारी कर्मचारी हैं ये लगातार डटे हुए हैं, काम कर रहे हैं, तो इसके बारे में भी सरकार को सोचना होगा। राजेश जी, जिस तरीके से अभी कोरोना की बात चल रही है, अभी प्रधानमंत्री मोदी की बात करें, अभी इन्होंने 20 लाख करोड़ की जो बात की है, पैकेज की, राहत पैकेज की बात की है, इस बारे में आपका क्या विचार है? देखिए ये सरकार की जिम्मेदारी भी बनती है जी, और बड़े दिनों के बाद इस देश में जी, पिछले 20-25 साल से राजनीतिक अस्थिरता का दौर उसको मैं कहूँगा। जी, केंद्र में जितनी सरकारें थी जी, वो विभिन्न दलों की खिचड़ी सरकारें थी। वैसे जी, 17-17, 18-18 दल मिलकर सरकार बनाते थे, जी, मजबूत सरकारें नहीं थी। जी, जी, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पिछली बार भी जी, राष्ट्र ने उनके अंदर विश्वास व्यक्त किया जी, और उनको सर्वोच्च सत्ता की चाबी उनके हाथ में दी, जी, उनसे ये उम्मीद करते हुए कि देश विकास की गति पर दौड़ेगा, और उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में अपनी प्रतिभा को साबित भी किया है। जी, और इसी वजह से एक दोबारा कार्यकाल भी जनता ने जो है ना खुशी खुशी को दिया है भारी बहुमत से। जी, तो इतने भारी बहुमत से जो सरकार आती है, मेरा मानना है उसके ऊपर एक विशेष जिम्मेदारी बढ़ जाती है और सरकार की कई सरकार, जी, और मजबूत सरकार है। और माननीय प्रधानमंत्री जी हैं जो हमारे मोदी जी, जी, वो बिल्कुल जीरो से उठ के आए हैं। जी, देश के लिए सौभाग्य की बात है कि बिल्कुल नीचे ग्रास रूट लेवल से एक सामान्य परिवार का बच्चा यहाँ जाके अपने मेहनत के बल पर वहाँ देश का प्रधानमंत्री बना। जैसे कि अमेरिका में अब्राहम लिंकन बने थे, जी, जी, ये तो उसी का पर्याय मैं उनको कहूँगा, वहाँ तक वो पहुँचे हैं। जी, तो लोगों को बड़ी उम्मीदें हैं, वो कोशिश कर भी रहे हैं, जी, लेकिन कुछ एक इस बीच में व्यवस्थाएं भी सामने आ रही हैं। जी, जैसे हमारे कितने मजदूर हैं, जी, गरीब हैं बेचारे, हालांकि सरकार कोशिश कर रही है, सामाजिक संगठन भी लगे हुए हैं, जी, लेकिन जब जैसे लॉकडाउन किया जी, तो शायद उसमें कहीं कमियां भी रही, तो खाने पीने की कुछ व्यवस्थाएं नहीं बन पाई, या उनके मन में कहीं ना कहीं ये डर रहा जी, कि भाई महामारी है तो इससे कैसे बचा जाए। आप देख रहे हैं, रोज़ हम मीडिया के माध्यम से पेपर्स में पढ़ रहे हैं किस तरह लोग हज़ार कोस तक मतलब पैदल चल रहे हैं, जी, क्योंकि सरकार की जो व्यवस्था है वो उसमें फिट बैठ नहीं रही। मतलब लोगों को जाना है, अपनी ट्रेन सरकार नहीं चला पा रही है उस कोरोना संक्रमण के डर से, तो कुछ लोग पैदल ही चल रहे हैं सड़कों पर, आप देख रहे होंगे। अब 2 दिन पहले की बात है, यहाँ मैंने अपने ऑफिस के सामने से कोई 20 साइकिलों का एक पूरा जत्था, जी, यहाँ से शायद वो यूपी या बिहार के रहे होंगे, जो प्रवासी मजदूर, वो सब ऐसे जा रहे हैं, तो लोगों साइकिलें लेके भी। तो थोड़ा सरकार को इसकी तरफ देखना चाहिए। मान लो वो जा रहे हैं तो ये प्रॉपर जो है ना यातायात की व्यवस्था, जैसे ट्रेन की कमी है, कुछ करी तो है, लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी कमी है, क्योंकि कल परसों भी यहाँ रोहतक में जैसे यहाँ से ट्रेनें गई तो मतलब ट्रेन की जो जितनी सीटिंग कैपेसिटी थी उससे कई गुना ज़्यादा यहाँ प्रवासी मजदूर स्टेशन पर पहुँच गए थे। और कल के बल्कि मैंने एक पेपर में उसकी तस्वीरें भी देखी, बड़ी दर्दनाक तस्वीर थी। वो रेलवे के कुछ एक अधिकारी उनको पीट कर वहाँ से भगा रहे थे। जी, अब अपने अंतर्मन पर हमें सोचना चाहिए, अपने अगर हमारे साथ ऐसा हो और हमें जाने की हो, मतलब इच्छा तो होगी, वो भी चले जा रहे हैं, मतलब कितने दुखी हैं, उनको मतलब मार पीट कर दौड़ा के वहाँ से भगाया जा रहा था। तो थोड़ा सा मानवीयता का परिचय देते हुए हमारे सभी अधिकारियों को भी इस बारे में, पुलिस वालों को भी सोचना चाहिए।
और सरकार को भी उनके खाने पीने की और यातायात की व्यवस्था करनी चाहिए। एक बार मान लो चले भी हो गए, उनको जब सरकार की जिम्मेदारी है पूरे सिस्टम में विश्वास पैदा किया जाए जी। उनको जब प्रवासी जो हमारे जितने लेबर हैं, मजदूर हैं, वो अपने पेट के लिए तो यहाँ मतलब इन स्टेट्स में नॉर्थ की जो स्टेट्स ये मानी जाती है औद्योगिक रूप से ज़्यादा जागृत हैं ये लोग वैसे भी, तो काम करने के लिए आए हुए थे। जैसे काम उनके पास था नहीं, किराएदारों का दबाव पड़ गया, खाना पीना उनके पास नहीं बचा, तो बेचारे वो चल दिए। कोई पैदल ही चल रहा है, कोई साइकिलों में चल रहा है, किसी को रजिस्ट्रेशन हो गया तो ट्रेन में मिल गई, किसी को मिल रही जी। तो कहने का मतलब उनमें अविश्वास की भावना है, विश्वास की भावना है। तो सरकार को जो है इनमें विश्वास पैदा करना होगा, सरकार को उसमें विश्वास पैदा करना होगा, ताकि या तो ये विश्वास पैदा हो जाए कि जैसे हरियाणा के अंदर माननीय सीएम साहब का बयान था कि 1 लाख में से 39,000 के करीब फैक्ट्रियाँ हमने चालू कर दी हैं जी। तो उनको ये विश्वास हो जाए कि आने वाले 10, 15, 20 दिन में धीरे धीरे हमको चालू करेंगे, उनके खाने पीने की तब तक हम व्यवस्था करें। हमारी सामूहिक जिम्मेवारी है, सरकार की तो जिम्मेवारी है ही, सामाजिक संगठनों के हम जिन लोगों का मतलब मैं क्या गुजारा है जी 2 पैसे का, तो उन्हें डोनेट करके उनकी व्यवस्था करनी चाहिए। वो भी हमारे भाई अपने देश के हैं, ताकि वो यहाँ सुरक्षित महसूस ना करें। तो वो यहाँ रुकेंगे तो अव्यवस्था भी नहीं बढ़ेगी। अब अव्यवस्था का ये आलम है कि ट्रेन की गुंजाइश है मान लो 1,000 की, 2,000 लोग खड़े हो जाते हैं स्टेशन पर, तो हमने ये इंश्योर करना, ये हमारी जिम्मेवारी बनती है एक आदमी की, सरकार की तो विशेष तौर पर क्योंकि चुनी सरकार जी, लेकिन उसकी बजाय आम जनता की जिम्मेवारी बनती है जी, सब कुछ सरकार का नहीं जी, कि उनके खाने पीने की, उनकी व्यवस्था करने रहने की जो भी है। जैसे कि हमने थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, हमने अपनी पूरी बिल्डिंग को भी देने का मतलब सरकार को किया था, मुजफ्फर के भी स्मार्ट हो, रेलवे बसेरा बनाना हो, वो अस्थायी अस्पताल बनाना हो। तो इस तरह मतलब हर एक संगठन की जिम्मेवारी है, लग रहे हैं संगठन का हिस्सा भी ले रहे हैं, लेकिन फिर भी कुछ न कुछ गुंजाइश है कहीं ना कहीं और भी करने की, तभी जाके ये लोगों का पलायन रुकेगा और जो स्थिरता आएगी देश के अंदर, जो स्थिरता आएगी, कुछ न कुछ करने की जरूरत है। सर, जाते जाते आखिरी सवाल आपसे हम पूछना चाहेंगे, आप इतना अच्छा बोलते हो, इतनी अच्छी नॉलेज रखते हो, तो क्या मान कर चलिए आगे राजनीति में कुछ संभावना हमें नजर आती है क्या? नहीं, अब तो देखो फिलहाल तो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, राजनीतिक लोग वो तो दूर की बातें हैं, लेकिन क्योंकि गवर्नमेंट एम्प्लॉई हमें इंजीनियर्स के सर्वोच्च पद पर अपने एसोसिएशन के हूँ, तो जिम्मेवारी बढ़ती है, जागरूक होना जरूरी है जी। तो उसमें मैं कुछ एक चलो समय तो नहीं है, फिर भी मैं जो है ना अपने शीर्ष नेतृत्व है, जो आज के माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी हैं या और दूसरे मंत्री हैं, माननीय डिप्टी सीएम दुष्यंत जी, उनसे मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कुछ अपने इंजीनियर्स की तरफ से भी जी। हरियाणा के विकास की जो धुरी है, जो इंजीनियर्स हैं जी, जो 24 घंटे 7 दिन इसलिए लगे रहते हैं कि उनको पता है कि विकास का अपनी हमने रुकने नहीं देगा जी। उनकी कुछ समस्याएं छोटी मोटी जी, जैसे कि डिप्लोमा इंजीनियर एसोसिएशन जी, जिसमें जेई जूनियर इंजीनियर के रूप में जो भर्ती हमारे साथी होते हैं इस देश के कई स्टेटों के अंदर जी, जैसे कि पश्चिम बंगाल की बात मैं करूँ, छत्तीसगढ़ की बात करूँ, और 2 स्टेट और हैं जी, उनमें जूनियर इंजीनियर जो है गजटेड के स्टेटस पे है जी, राजपत्रित है। इसमें सरकार का कुछ नहीं करना जी जी, उनको गजटेड कर दिया जाए, वर्षों पुरानी हमारी डिमांड है जी, गजटेड अगर उनको कर दिया जाए तो सम्मानित महसूस करेंगे जी, कई स्टेट्स में है भी पहले जी जी। दूसरी बात, अभी सरकार की तरफ से एक लेटर आया था पिछले दिनों जी, कि क्लास ए और बी के 100% कर्मचारी जो हैं एम्प्लॉय काम करेंगे दफ्तरों में जी, सी और डी के 33% करेंगे जी। जूनियर इंजीनियर को सरकार ने सी में ले रखा है जी जी, लेकिन उसमें अलग से मैं आपको लेटर की प्रति दूंगा जी, उसमें लिखा हुआ है कि जूनियर इंजीनियर्स जी, जो विभिन्न विभागों में हैं जी, वे 24 घंटे 7 दिन जी एज यूजुअल पहले की तरह काम करेंगे जी। जब सरकारी तरफ तो सी कैटेगरी में लेकर चल रही है जी, दूसरा कानून से लेकर चलेगा जी जी जी, 100% हाजिर लेंगे। तो मैं सरकार से ये करूँगा अपनी प्रार्थना कि वो इस पर भी ध्यान दें, इसमें कोई आर्थिक बोझ नहीं आने वाला सरकार के जी, उनको गजटेड स्टेटस दे दे, हमारी चिर लंबित मांग पुरानी जी। बाकी उसमें और भी 2-3 हमारी डिमांड हैं, प्रमोशन कोटे की है जी, जैसे जूनियर इंजीनियर हमारे साथी जो है ना 35-35 साल पुराने टाइम में यूँ कहीं सर्विस करके चले गए, प्रमोशन का जो ना रास्ता थोड़ा सा ब्लॉक है उसका जी, उसमें उसका एक कारण है, जैसे पीडब्ल्यू बीड़ा जी, माननीय मुख्यमंत्री चौधरी ओम प्रकाश जी चौटाला जी जिस टाइम पर थे जी, वो मुख्यमंत्री हरियाणा जी, और उनसे पहले चौधरी बंसीलाल जी हरियाणा के जो है चीफ मिनिस्टर थे। उस दौरान हरियाणा पीडब्ल्यूडी में कुछ एसडीओज की भर्ती की गई थी जी,
तो वो उनकी सरकार टूट गई और माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ ओम प्रकाश चौटाला जी बन गए। तो वो जो साथी एसडीओ थे उनकी ज्वाइनिंग उन्होंने नहीं दी जी जी उस दौरान की चौटाला साहब की सरकार। जी जी तो वो साथी क्या है ज्वाइनिंग नहीं दी तो हाईकोर्ट में चले गए। जी तो हाईकोर्ट में उसका बचाव करने के लिए चौटाला साहब ने अपनी बात को, कई बार राजनीति के गतिरोध होता है तो उन्होंने बंसलाल की बात को जो है गलत साबित करना था, इस वजह से उन्होंने हाईकोर्ट के अंदर क्या जवाब दिया कि हमारे पास संख्या ज़्यादा है पहले एसडीओ की। जी तो पीडब्ल्यूडी बीएडआर की रिस्ट्रक्चरिंग कर दी उन्होंने। उसमें क्या करा, 100 पोस्ट एसडीओ की उन्होंने अबॉलिश कर दी। जी वो अबॉलिश होने से क्या हुआ, हमारे जो साथी थे इनका प्रमोशन का रास्ता रुक गया। जी जी तो इस वजह से देखो, प्रमोशन हर एक आदमी की इच्छा होती है कि मैं प्रमोट करूं। जी 35 साल तक बार बार एक ही जगह आप एक हफ्ते तक लगातार एक सब्जी नहीं खा सकते। जी 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 बिल्कुल। आपको उसमें बदलाव चाहिए, जी। जिंदगी के अंदर भी आपको ड्रेस भी दूसरी चाहिए, बदलाव चाहिए हर चीज़ का। तो ये वैसे भी इसमें का अधिकार भी है। जी जी तो मैं दरख्वास्त करूँगा, क्या पता एक बात और भी मैं रिक्वेस्ट करूँगा, आज के दिन सौभाग्य की बात है कि पीडब्ल्यूडी बीएडआर के जो मंत्रालय है, जो जिम्मेवारी है, वो हमारे युवा जो हमारे साथी हैं, डिप्टी सीएम भी हैं, नई सोच के हैं जी और टैलेंटेड है काफ़ी, माननीय दुष्यंत चौटाला जी। जी मैं विशेष तौर से उनसे आग्रह करूँगा, मुख्यमंत्री जी से भी और चौटाला साहब से मैं इसलिए करूँगा कि मैं तो कई बार अपने साथियों से कहता भी हूँ कि समय आएगा हमारे प्रमोशन का रास्ता भी खुल सकता है। क्या पता जो कोई छोटी सी गलती माननीय मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला जी से हो गई थी, जो 100 पोस्ट हमारी खत्म कर दी थी पीडब्ल्यूडी बीएडआर की, जी अगर माननीय जो डिप्टी सीएम हमारे आज के दिन उनके कंधों पर पीडब्ल्यूडी बीएडआर का भार भी है, जी वो उन 2 पोस्ट जो 100 पोस्ट जो खत्म करी थी जी उनको दोबारा रिवाइव कर दें जी तो हमारा प्रमोशन का रास्ता खुल जाएगा। जी और एक बात और मैं बता दूं, ये इसलिए भी ज़रूरी है, जी उस ज़माने में जितने काम होते थे उससे कई गुना विकास के काम होते हैं, उससे कई गुना ज़्यादा हमारी जिम्मेवारियाँ भी बढ़ गई। जी जी उस ज़माने में आप देखते हो कितनी सड़कें बढ़ती थी, उससे कई गुना ज़्यादा दिन रात काम चल रही है, तो जिम्मेवारियाँ ज़्यादा, वर्कलोड बहुत ज़्यादा है। जी जी तो इसलिए मैं विशेष तौर से ये 2 बातें ही जो है करूँगा। एक तो जैसे बीएडआर का है, ये वो जो 100 पोस्ट पीडब्ल्यू की जो अबॉलिश करी गई थी उस टाइम पर, रिस्ट्रक्चरिंग करी जब पीडब्ल्यू बीएडआर की, उसको दोबारा रिवाइव कर दें ताकि हमारा प्रमोशन का रास्ता खुल जाए। जी दूसरा एक डिस्ट्रिक्ट स्टेटस है, उसमें सरकार का कुछ नहीं लगना। जी तीसरी बात, जो पेंशन वाली जो मैं कह रहा हूँ, जी पेंशन वाली आंदोलन हरियाणा में खड़ा है, पूरा सरकार की नोटिस तक है। और माननीय डिप्टी सीएम साहब ने तो अपने चुनावी घोषणा पत्र में ये दिया था, जी अगर मेरी सरकार आई जी तो हम इस पुरानी पेंशन व्यवस्था को लागू करें। लागू करें। और ये सौभाग्य है उनका जी कि वो पहले ही छलांग में डिप्टी सीएम बन गए जी और उनकी उम्र पड़ी है, लगभग 30 साल की एज है, जी जी जिंदगी पड़ी है राजनीति करने के लिए। अगर वो अपने इस वादे को पूरा कर दें तो पूरे हरियाणा में उनकी ज़बरदस्त छवि बनेगी। दूसरा, सरकार को भी फायदा है, जी जो हमारा पैसा नई पेंशन स्कीम के तहत तुमने जमा कर रखा है, उन्होंने शेयर बाजार में लगा रखा है, उस पूरे पैसे को अपने बजट में ले लें, जी कर्जा लेने की जरूरत नहीं होगी, देश का विकास कार्य भी होंगे, जी क्योंकि वो तो बाद में पेंशन को धीरे धीरे देना है। तो उसको सारी नई पेंशन स्कीम को बंद करके और पुरानी पेंशन में उसको कन्वर्ट कर दिया जाए, जी तो सारे जो कर्मचारी साथी हैं उनको बुढ़ापे का सहारा मिलेगा, जी आशीर्वाद देंगे लोग। जी अब देखो ना, जो आदमी 58 साल तक अपनी जवानी, अपनी एनर्जी सरकार के विकास कार्यों में लगा रहे हैं जी और 58 साल के बाद उनके पास मामूली अभी नई पेंशन व्यवस्था के तहत किसी की 2000, किसी की 3000, 1500 लोगों की भी पेंशन भी है, जी तो बड़ा मुश्किल होगा। 1500 पेंशन ये तो एक तरह से भद्दा मजाक है। जी जी आप 2200 रुपये तो वृद्धावस्था पेंशन दे रहे हो, जी जी वो सरकारी कर्मचारी जो रिटायर होगा वो 2 पेंशन ले नहीं सकता कानून के तहत, जी जी वो तो बेचारा वृद्धावस्था पेंशन भी ले सकता, जी। वहीं मरेगा। तो कहने का मतलब सरकार को सोचना चाहिए। अब तो सबने मान दिया, जी माननीय हुड्डा साहब ने भी ये कही थी हमें जब इलेक्शन लड़ा कि ये कांग्रेस की हमारी गलती थी, ये पुरानी जो नई पेंशन व्यवस्था जो ना ये गलत साबित हुई, अगर हमारी सरकार आएगी तो हम इसको रिवाइव करेंगे। जी चलो, उनको मौका नहीं मिला, लेकिन सत्ता में जो आता है उसकी जिम्मेवारी ज़्यादा बढ़ जाती है। उन्होंने अपने घोषणा पत्र में भी कहा था जी और उनको ये अपना पूरा करके दिल्ली का परिचय देना चाहिए, एक मजबूत नेतृत्व का, जैसे कि चौधरी देवीलाल जो जापान के पक्के थे, जी जो जब लोग उस टाइम पे जब वो फांसी में जब प्रचार कर रहे थे तो उस टाइम पे चौधरी देवीलाल कहते कि सभी किसानों का कर्जा माफ होगा, जी वृद्धावस्था पेंशन करूंगा। जी और विपक्ष के, मैं नाम नहीं लूंगा, जनता तो जानती है, विपक्ष के नेता उस टाइम के दिवंगत जो दबंग जो हमारे लीडर हुए, जो सीएम भी रहे, वो कहते थे कैसे कर देंगे देवीलाल। देवीलाल कहते थे मैं ऊपर लिखूंगा कर्जा माफ और नीचे लिखूंगा देवीलाल, साइन करूंगा और कर्जा माफ होगा।
जी। और ऐसे ही मैं करूँगा अभी बूढ़ों की पेंशन जी। 100 रुपये जो पेंशन उन्होंने लागू जी। करी, आज के दिन वो पूरे देश में एक आदर्श बन गया और उसको लेकर पेंशन व्यवस्थाएं चली हैं पूरे देश में, वृद्धावस्था में। तो उन्होंने एक नया रास्ता खोला था। तो मैं विशेषकर दुष्यंत जी से कहूँगा कि वो ये 2-3 जो हमारी डिमांड है इनकी तरफ ध्यान दें, पेंशन व्यवस्था की तरफ जी। और एक प्रमोशन कोटा खुल जाए, जी। उसमें सरकार का कुछ नहीं जी। करना, आर्थिक बोझ नहीं पड़ना, जी। पैसे की तो कोई बात ही नहीं है। जी। जी। आपके कर्मचारी, आपके हरियाणा का हर एक नीचे से ऊपर तक का आदमी, हर एक कर्मचारी अपनी जिम्मेवारी को समझता है। जैसे आपके एक इशारे पर हमारे डिप्लोमा इंजीनियर एसोसिएशन के हजारों सदस्यों ने लगभग 3.5 करोड़ रुपया 1 सेकंड में कटवा दिया। उसके अलावा हमारे विभिन्न विभागों पर दूसरे साथियों ने जिला लेवल पर और दूसरे अपने रात के पैकेज मतलब काफ़ी काम उन्होंने करे हैं, ब्लड डोनेशन कैंप करे हैं, भोजन की व्यवस्था भी प्रवासी, वो तो एक अलग रहेगी। लेकिन कहने का मतलब ये है, जब आदमी सम्मानित महसूस करेगा तो ज़्यादा एनर्जी से काम करेगा जी। और सरकार को चाहिए जी। कि ये हमारी मांगे भी माने जी। और ताकि हरियाणा का भविष्य भी उज्जवल जी। हो और आपके कर्मचारियों का भविष्य भी उज्जवल हो। ताकि हरियाणा का भविष्य भी उज्जवल हो और आपके कर्मचारियों का भविष्य भी उज्जवल हो। तो देखिए, जिस तरीके से राजेश जी से हमने बातचीत की, ऐसी एक नई शख्सियत के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए उजाला आज तक।